Hi, good morning, my dear student. Today we are going to read about temple architecture. In Indian continent, there are three types of temple architecture which we are going to read. First, the Naga temple architecture. Second, the Dravidian temple architecture. And third, between Nagar and Dravidian, that is Besar temple architecture. One by one, we will read about and their architecture also. What is differences between them? My dear student, we have read in our previous video about some temple architecture like Devgarh Dasavatar temple, like Nachna Kuthar, Sirpur temple, and early temple and early Gupta phase which we excavated are found by historians. All the names which were counted by me in your previous video. Today we will minutely observe about the temple architecture. So first we have to think कि मंदिर कैसे बनते थे, मंदिर क्या था, मंदिरों की जो विकास क्रम है उसको इतिहासकार स्तूपों के स्थापत्य निर्माण से जोड़ के देखते हैं। स्तूपों का निर्माण, स्तूपों में प्रदक्षिणा पथ, स्तूपों के गर्भगृह, इनके आधार पर बाद में मंदिर के आर्किटेक्चर का विकास हुआ। मंदिरों के कुछ प्राचीनतम उल्लेख मैंने अपने पुराने वीडियो में किया था, जहां हमने बात की थी 2nd सेंचुरी बीसी का वैराट मंदिर, नागार्जुनी कोंडा का स्टिका निर्मित अष्टकोणी मंदिर, शंकरसान मंदिर, बेसनगर का मंदिर, सतदेवलिया का मंदिर और सांची का मंदिर 17। इन सारे मंदिरों के बारे में हमने बात की थी जो अर्ली फेज के मंदिर थे, जो विकसित नहीं थे। फिर बाद में मंदिरों का विकास हुआ और मंदिरों के विकास के आधार पर, मंदिरों के टेम्पल आर्किटेक्चर के आधार पर हम स्टडी करने के लिए 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं, नागर, बेसर और द्रविड़। मंदिरों के जो कॉमन फीचर्स हैं उनके बारे में यदि आप देखें तो गुप्त काल के मंदिर सर्वोत्कृष्ट मंदिरों के उदाहरण भारत में दिखाई देते हैं। गुप्तकालीन मंदिरों का निर्माण सामान्यतः एक ऊंचे चबूतरे पर हुआ है, जिन पर चढ़ने के लिए चारों तरफ से सीढ़ियां बनाई गई थी। नचना कुठार मंदिर के टेम्पल आर्किटेक्चर की जब हम पढ़ रहे थे तो हमने इस पर बात की थी। प्रारंभिक मंदिरों की छतें चपटी हैं, किंतु आगे चलकर मंदिरों के श्राइन डेवलप हुए, शिखर बने। मंदिरों के भीतर एक चौकोर अथवा वर्गाकार कक्ष बनाया जाने लगा, जिसे गर्भगृह कहा गया। गर्भगृह में एक भगवान, एक डिटी की स्थापना कर दी गई। ये चौकोर वर्गाकार कक्ष जो बनता था, कमरा बनता था, उसमें मूर्ति रखी जाती थी और यह मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता था, इसलिए इसे गर्भगृह कहते थे। ये 3 ओर दीवारों से घिरा होता था, जबकि एक और प्रवेश द्वार बना होता था। पहले गर्भगृह की दीवारें प्लेन होती थी, लेकिन बाद में चल के उस प्लेन दीवारों को अलंकृत किया गया, सुंदर सुंदर मूर्तियों से उसको सजाया गया। महाभारत, रामायण, पुराणों की कहानियों का उल्लेख किया गया और यह अलंकरण फिर धीरे धीरे बढ़ने लगी। गर्भगृह के चारों ओर एक प्रदक्षिणा पथ का निर्माण किया गया और प्रवेश द्वार के बने चौखटों पर मकर वाहिनी गंगा और कूर्म वाहिनी यमुना का
आल अंकन कर दिया गया। देवगढ़ के दशावतार मंदिर पे, बुमरा के शिव मंदिर पे, नचना पठार मंदिर पे इस तरह की आकृतियाँ मिली। चौखट पे गंगा और यमुना अलंकृत पाई, अपने वाहन अपने आयुधों के साथ। ये गुप्त कला की अपनी महत्वपूर्ण विशेषता थी। इसके अतिरिक्त हमें और भी बहुत सारे जो साइन हैं, आस्पिशियस सिंबल हैं, वो मिलते हैं। जैसे हंसों की जोड़ी, कपल ऑफ गूज, स्वास्तिक का निशान, श्री वृक्ष, मंगल कलश, शंख, कमल, इस तरह से घंटे, इस तरह से तमाम ऑस्पिशियस सिंबल मंदिरों के दीवालों पे अंकित मिलने लगे। पहले गर्भगृह के सामने एक स्तंभयुक्त मंडप बनाया जाने लगा फिर बाद में, और स्तंभयुक्त मंडप का डेवलप रूप जगमोहन मंडप, विलास मंडप, भोग मंडप के रूप में हमें उड़ीसा शैली के मंदिरों में विस्तार से देखने को मिलता है। मंदिरों के आर्किटेक्चर में एक सामान्य विशेषता थी, मंदिरों के निर्माण के क्रम में एक सामान्य विशेषता थी मंदिरों की, जिस आधार पर मंदिर बनाए जाने लगे। मंदिरों का जो क्रम था, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली, जिनके आधार पर मैंने मंदिरों के उपविभाजन किए, डिवाइडेशन किया। मैंने कहा इनकी अपनी विशेषताएं थी। सामान्यतः इन्हें देख करके आप पहचान सकते हैं कि कौन से नागर शैली के मंदिर हैं, कौन द्रविड़ शैली के मंदिर हैं, कौन बेसर शैली के मंदिर हैं। नागर शैली का जो टेम्पल आर्किटेक्चर है वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में प्राप्त होता है। वो बेसिकली नर्मदा नदी के उत्तर में, या थोड़ा और आगे जाएं, कृष्णा नदी के उत्तर तक के संपूर्ण क्षेत्र में भारत में जो मंदिर आर्किटेक्चर दिखता है वो नागर टेम्पल आर्किटेक्चर। नागर टेम्पल आर्किटेक्चर की अपनी कुछ विशेषताएं थी। चबूतरे पर निर्माण, शिखर युक्त श्राइन, ऊपर आमलक के साथ साथ गर्भगृह, प्रदक्षिणा पथ। प्राय ये चौकोर आकार में है, रेक्टेंगल है। इन मंदिरों में, नागर शैली के मंदिरों में सर्वोत्तम मंदिर उड़ीसा का लिंगराज मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर और खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर अप्रतिम उदाहरण है। नागर शैली के मंदिरों की पूरी श्रेणी फैली हुई है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। ठीक है, ऐसे बात करें तो द्रविड़ शैली के मंदिरों की बात करें। द्रविड़ शैली के टेम्पल आर्किटेक्चर, द्रविड़ शैली के टेम्पल आर्किटेक्चर में उनकी अपनी कुछ स्पेसिफिक क्वालिटी थी जो नागर शैली से हटकी थी। द्रविड़ियन शैली के टेम्पल आर्किटेक्चर कृष्णा नदी के साउथ में इनका विस्तार है। तमिलनाडु तक ये मंदिर द्रविड़ शैली के मंदिर बने। इनके शेप और फीचर्स में डिफरेंसेस है। इनका शेप पिरामिडानुकार है, एक पिरामिड के आकार में ऊपर की तरफ बढ़ती हुई मंदिर बनाए गए। मंदिर भव्य है, छोटे छोटे विभिन्न आलों में बटे हुए हैं। गर्भगृह है, मंदिर के साथ आंगन का निर्माण किया गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर में ग्रैंड गेटवे की कॉन्सेप्ट सबसे पहली बार आई। ये ग्रैंड गेटवे, भव्य तोरण द्वार, भव्य द्वार जो बनाए गए, ये काफ़ी कई किलोमीटर दूर से दिखाई देते थे, जो मंदिर की भव्यता को दिखाते थे। द्रविड़ शैली के मंदिर कृष्णा से कन्याकुमारी तक इनका विस्तार है। इस शैली की शुरुआत पल्लव कला से हुई, लेकिन इनका चरमोत्कर्ष चोल काल में दिखाई देता है। दक्षिण भारत के शिल्प ग्रंथों में वैखानस आगम, ईशान शिव गुरुदेव पद्धति प्रमुख है। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, उड़ीसा का बैताल देउल मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है। कैलाशनाथ टेम्पल हम अभी देखेंगे, हम उससे बात करेंगे। कुंभ पंजर, उपपीठ, पिरामिड आकार का शीर्ष, गोपुरम द्रविड़ शैली की विशेषताएं।
लेकिन द्रविड़ शैली की सबसे बड़ी विशेषता उसकी सूची स्तंभी है, मतलब उसका पिरामिड आकार का विमान है, शिखर के ऊपर स्तूपिका बनी होती है। द्रविड़ मंदिरों के परिसर में एक जलाशय का सदैव निर्माण किया गया है, ये उनकी विशेषता रही। द्रविड़ शैली के मंदिरों में चार दीवारी का एक स्पेसिफिक आर्किटेक्चर में दिखाई देता है। चारों तरफ मंदिर की चार दीवारी बनी हुई, जिसके उदाहरण जिसे रक्षा दीवार कहा गया, जिसके उदाहरण पल्लव शासक राज सिंह की कांची कैलाशनाथ मंदिर एवं चोल शासक राज का तंजौर बृहदेश्वर मंदिर में मिलते हैं। द्रविड़ मंदिरों के अलंकृत प्रवेश द्वार के ऊपर निर्मित गोपुरम अपनी विशिष्ट शैली के लिए साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर में महत्वपूर्ण है। और इसी तरीके से बेसर शैली के मंदिर अगर आप देखें तो बेसर का शैली ये विंध्य से लेकर कृष्णा नदी तक, हमने आपसे कहा कि नागर शैली के मंदिर कृष्णा नदी के तक फैले हुए हैं, लेकिन अगर एक्चुअल डिवाइडेशन करें नागर शैली के टेम्पल आर्किटेक्चर का तो ये हिमालय से लेके विंध्य तक फैले हुए हैं, नर्मदा नदी तक फैले हुए हैं। और नर्मदा के बाद गोदावरी और कृष्णा पट्टिका में जो बीच का पार्ट है, इसमें बेसर शैली के टेम्पल आर्किटेक्चर दिखाई देते हैं। बेसर का मतलब होता है मिला जुला, मिक्सचर। नागर शैली और बेसर द्रविड़ शैली के दोनों मंदिरों के कुछ न कुछ टेम्पल आर्किटेक्चर स्कल्पचर्स को एक्सेप्ट करके एक नई मंदिर स्वरूप विकसित किया गया, इसे बेसर शैली कहा गया। विंध्य से लेकर कृष्णा नदी तक इस शैली का विस्तार है। बेसर शैली का उद्भव बौद्ध चैत्यों से हुआ। बेसर का शाब्दिक अर्थ खच्चर घोड़ा होता है, जिसका मतलब होता है मिक्सचर या मिला हुआ। यह नगर और द्रविड़ शैली की बीच की शैली थी। भोज परमार के सम्रांगण सूत्रधार में इसे वाराड शैली कहा गया है। हार्डी ने इसे बेसर की जगह कर्नाटक शब्दावली का प्रयोग किया है। हार्डी कहते हैं कि बेसर शैली की जगह इसे हम कर्नाटक शैली कह सकते हैं। बेसर शैली को चालुक्य शैली भी कहा जाता है, क्योंकि ये चालुक्यों के रीजन में प्राप्त होता है, ये उन्हीं के क्षेत्र में है, इसलिए इसे चालुक्य शैली भी कहा जाता है। बेसर शैली में दो उप श्रेणियां मिलती हैं, एक उत्तरी कर्नाटक शैली और एक दक्षिणी कर्नाटक शैली, नॉर्दर्न कर्नाटक मेथड्स एंड साउदर्न कर्नाटक मेथड्स। बेसर शैली में गर्भगृह के चारों कोई प्रदक्षिणा मार्ग नहीं होता। बेसर शैली का शिखर रेखाकृत वाला होता है तथा छत का आकार गोल सेमी सर्किल या गज पीठ के आकार का होता है, हाथी के पीठ के आकार का होता है। चालुक्य एवं होयसल मंदिर बेसर शैली के हैं। पल्लव कला के मंदिर द्रविड़ शैली के अंतर्गत निर्मित जो गणेश मंदिर बना हुआ है वो भी बेसर शैली में काउंट किया जा सकता है। बेसर शैली का आर्किटेक्चर सेमी सर्किल होता है, अर्धचंद्राकार होता है। नागर शैली का आर्किटेक्चर रेक्टेंगल होता है, चतुर्भुजाकार होता है, जबकि द्रविड़ शैली का आर्किटेक्चर बहुकोणीय होता है, मल्टी एंगल, कई सारे एंगल उसमें पाए जाते हैं। नागर शैली का मंदिर उत्तर भारत में होता है। बेसर शैली का मंदिर कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच के पार्ट में था, जिसे चालुक्य शैली, होयसल शैली या वाराड शैली कहा गया। और द्रविड़ शैली जो दक्षिण भारत की मंदिर स्थापत्य शैली थी, इसमें ग्रैंड गेटवे, रक्षा प्राचीर, दीवार और गोपुरम इसकी अपनी विशेषताएं थी। पिरामिडाकार इसका विमान और उसके ऊपर स्तूपिका का निर्माण इस मंदिर की अपनी भव्यता को स्पष्ट करती है। तो मंदिरों की विविध प्रकार भारत में हमें दिखाई देते हैं। ये थे मंदिरों का आर्किटेक्चर भारत में। इसके आधार पर हमने टेम्पल आर्किटेक्चर को देखा, समझा। टेम्पल आर्किटेक्चर के बाद यदि हम आपके इस चैप्टर पर बात करें, इस चैप्टर को समझें, तो इसमें कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं। अगर इनको फिर से देखें तो जिन चीज़ों को हमने पढ़ा वो यहाँ पे साफ दिख रहे हैं। अराउंड द टाइम
that the stupa at sites such as Sanchi were acquiring their present form. The first temple of house image of god as goddess were also being built. The early temple was a small square room called the Gargri with a single door room of the worshipper to enter the offer worship to image. Gradually a tail structure known as the Sikhar was built over a central shrine. Temple walls were often decorated with sculpture. Later temple became far more elaborated with assembly halls, huge walls, gateway and arrangement of the supplying water. One of the unique features of early temple was that some of these were hollowed out of huge rocks as artificial caves. The tradition of building artificial caves was an old one. Some of the earliest of these were constructed in 3rd century BC on the order of Asoka Nas belonged to the आजीवक सेक्ट. इन सारी चीज़ों पे हमने कई बार बातें की. आई थिंक इन दिस वीडियो देर इज नो नीड टू एक्सप्लेन इट अगेन. दिस पिक्चर इज दशावतार टेम्पल. देवगढ़ का दशावतार मंदिर में भगवान विष्णु शिव सहित शेषनाग की सैया पे सोए हुए हैं. स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है. दिस ट्रेडिशन evolved through the various stages and culminated much later. In the 8th century, the carving out of entire temple, that of the कैलाशनाथ टेम्पल. कैलाश भगवान शिव का एक उपनाम है. कैलाशनाथ टेम्पल आर्किटेक्चर को देख के copper plate inscriptions record the amazement of the chief sculpture after they completed the temple at Ellora. Oh God! Oh, how did I make it? एक तांबे के ताम्रपत्र मिले. ताम्रपत्रों में वहाँ का स्कल्पचर जो है, स्कल्पचरिस्ट लिखता है, हे भगवान मैंने कैसा बना दिया. मैंने जब आपको टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ा रहा था तो मैंने कहा कांची का कैलाशनाथ मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे अच्छा उदाहरण है. द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर के रूप में दिखाई देता है. एक पूरे पहाड़ को काट के तराशा गया है. ऊपर से नीचे की तरफ एक आसम पत्थर से बना हुआ है. मंदिर अपनी कलात्मक विशेषता के लिए, अपने स्कल्पचर आर्ट के लिए दुनिया में फेमस है. और इसीलिए शायद उसके स्कल्पचरिस्ट ने कहा कि भगवान मैंने क्या बना दिया, कितना सुंदर बना दिया. ये थे टेम्पल आर्किटेक्चर. अब हम बात करेंगे कि हमने कैन वी सी एवरीथिंग. क्या हम सारी चीज़ों को समझ रहे हैं वैसे ही जैसे टेम्पल आर्किटेक्चर दिखाए गए, बनाए गए, उनका अपना रोल, उनकी अपनी इम्पोर्टेंस. इन चीज़ों को समझने के लिए, इन चीज़ों को जानने के लिए इस पैराग्राफ को देखते हैं. बाय नाउ यू हैव हैड द ग्लिम्स ऑफ द रिच विजुअल ट्रेडिशन that existed in the past, expressed in brick and stone architecture, sculpture and paintings. We have seen that much has been destroyed and lost over the centuries. It is very strange matter. We have seen that much had been destroyed and lost over the centuries. Nevertheless, that remains and has been preserved convey a sense of the vision of the artist, sculptor, mason and architects who created this sculpture work. Yet do we always automatically understand what they wanted to convey? Can we ever know what these images mean to people who saw them and ventured them about 2000 years ago? कौन देखता होगा, क्या इसका महत्व होगा? इस चीज़ों को समझना सबसे ज़रूरी चीज़ है.
अब तक आपको हमारे पूरे अतीत को समृद्ध जो दृश्य परंपराओं का एक झलक मिल चुकी है। ये परंपराएं ईंटें और पत्थरों से निर्मित स्थापत्य कला, मूर्तिकला, चित्रकला के रूप में हमारे सामने आई। हमने पाया कि समय के साथ बहुत कुछ नष्ट हो गया, लेकिन जो बचा और संरक्षित है वह हमें इन भव्य कलाकृतियों के निर्माताओं, कलाकारों, मूर्तिकारों, राजगीरों और वास्तुकारों की दृष्टि से परिचित कराता है। लेकिन क्या हम उनके संदेश को बिना दुविधा के अपने आप समझ सकते हैं? क्या हम कभी यह पूरी तरह से समझ पाएंगे कि इन लोगों ने इन प्रतिकृतियों को देखने के लिए और पूजने के लिए इनको क्यों बनाया, उनके लिए इसका क्या महत्व था? यह भी हमें बहुत कुछ समझना है। उन कलाकारों ने इनका निर्माण किस परिप्रेक्ष्य में किया होगा, इस पर अभी काम होना बाकी। नेक्स्ट पर अगर टॉपिक देखें आपका तो कहता है द ग्रैपलिंग विद द अनफेमिलियर be useful to recall that when 19th century European scholars first saw some of the sculpture of god and goddess, they could not understand what these were about. Sometimes they were horrified by what seemed to them the grotesque, the eagerness with multiple arms and heads, or with the combination of human and animal forms. These early scholars tried to make sense of what appeared to be the strange image by comparing them with sculpture with which they were familiar, that form ancient Greece. While they often found early Indian sculpture inferior to the work of Greek artists, they were very excited when they discovered image of the Buddha and Bodhisattva that were evidently based on Greek models. These were more often than not found in the northwest, in cities such as Taxila and Peshawar, where Indo-Greek rulers had established kingdom in the 2nd century BC. As these images were closest to the Greek statue that scholars were familiar with, they were considered to be the best example early Indian art and effect. These scholars adopted a strategy we all frequently use, the devising yardstick derived from the familiar to make sense of the unfamiliar. अब हमने इसे अनजाने में समझने का प्रयास किया। यह स्मरणीय है कि यूरोप के कुछ विद्वानों ने 19th सेंचुरी तक अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां देखी तो उनके पृष्ठभूमि, उनके महत्व को वो आसानी से समझ नहीं सके। कई सिरों, कई हाथों वाली, मनुष्य और जानवरों के मिले जुले रूप को मिलाकर बनी मूर्तियां उन्हें विकृत लगती थी और कई बार तो घृणा के रूप में वो इन मूर्तियों को देखते थे। इन शुरू में विद्वानों ने ऐसी अजीबोगरीब मूर्तियों को अपनी समझ बनाने के लिए उनको तुलना एक ऐसे परंपरा से करने लगे जिससे वो परिचित थे। यह प्राचीन युग की कला परंपरा हालांकि प्रारंभिक भारतीय मूर्तिकला को यूनान कला के स्तर से वो अच्छा नहीं मानते थे। यूनानी कला की तुलना में भारतीय कला को वो हे दृष्टि से देखते थे। लेकिन जब उन्हें भारतीय कला में बुद्ध मूर्तियाँ मिली और बुद्ध मूर्तियों के निर्माण शैली को उन्होंने ग्रीक कला की निर्माण शैली के समकक्ष देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। भारतीय मूर्तिकला को यूनान की कला से उस स्तर का मानते हुए बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों को उन्होंने खोज निकाला और इससे काफी उत्साहित हुए।
ऐसा इसलिए हुआ कि मूर्तियाँ यूनानी प्रतिमानों से प्रभावित थी। ये मूर्तियाँ ज़्यादातर तक्षशिला, पेशावर जैसे उत्तर पश्चिम भाग से मिली, जिन क्षेत्रों पर 2nd सेंचुरी BC में इंडो ग्रीक शासन करते थे। हिंद यवन का शासन था। ये यवन मतलब ग्रीक, अलेक्जेंडर के बाद उन क्षेत्रों पर शासन करने वाले लोग से इसका तात्पर्य स्थापित किया जा सकता है। इन इलाकों में 2nd सेंचुरी BC में भारतीय यूनानी शासकों ने राज्य बनाए थे। चूंकि विद्वान यूनानी परंपरा से परिचित थे, इसलिए उन्होंने इन भारतीय मूर्तिकला को सर्वश्रेष्ठ नमूना के रूप में निर्मित किया, बनाया। परिणामतः इन विद्वानों ने इस कला को समझने के लिए, इस आर्ट को समझने के लिए सीधा तरीका अपनाया जो हम सब अक्सर अपनाते हैं। परिचित चीज़ों के आधार पर अपरिचित चीज़ों को समझने का पैमाना तैयार कर लेना। उन मूर्तियों को देख करके, बौद्ध मूर्तियों को देख करके समझने का प्रयास किया गया कि ये मूर्तियाँ ग्रीक मूर्तियों के समान हैं। और फिर जो भारतीय स्थापत्य कला, भारतीय मूर्तिकला को ये दृष्टि से अंग्रेज देखते थे, ब्रिटिशर्स देखते थे, उनके मन में इन चीज़ों को समझने के लिए एक नई विचारधारा उत्पन्न। अगर बात करें तो कहता है यदि लिखित और जो लिखे गए हैं और जो हमें दिखाई दे रहे हैं, दोनों में मेल करने का, दोनों को कॉम्बिनेशन बनाने का जो काम किया वो अत्यंत ही यूनिक था। एक और समस्या सबसे बड़ी यही थी कि जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है, जिस मूर्ति का महत्व और संदर्भ समझने के लिए कला के इतिहासकार को अक्सर लिखित साक्ष्यों और ग्रंथों से जानकारी इकट्ठी करनी पड़ती है। भारतीय मूर्तियों की यूनानी मूर्तियों की तुलना कर निष्कर्ष निकालने की अपेक्षा यह निश्चयता ज़्यादा बेहतर तरीका है, लेकिन यह बहुत आसान नहीं है। इसका सबसे प्रामाणिक उदाहरण है महाबलीपुरम का एक विशाल चट्टान पर उत्कीर्णित प्रतिमा। अगर महाबलीपुरम के चित्र को देखें आप, तो आप उसे समझ सकते हैं। इसमें विद्वानों में पर्याप्त मतभेद था कि ये मूर्ति बनी हुई किसकी है। मैं आपको आप साइन पे ले चल रहा हूँ सीधे। ये जो प्रतिमा आपको दिख रही है, चट्टानों पे बनी प्रतिमा है। इस पर देख के विद्वानों में बड़ा मतभेद था कि ये चट्टान पे बनी प्रतिमा कहाँ की है, ये जो उत्कीर्ण किए गए चित्र कहाँ के हैं। कुछ ने माना कि इसमें गंगा नदी के स्वर्ग के अवतरण का चित्रण है। चट्टानों के सर के मध्य प्राकृतिक दरार शायद नदी को दिखा रही है। यह कथा महाकाव्यों और पुराणों में वर्णित है। दूसरे विद्वान मानते हैं कि यहाँ पर दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए महाभारत में दी गई अर्जुन की तपस्या को दिखाया गया है। वे मूर्तियाँ के बीच में एक साधु को केंद्र में रखे जाने की महत्व देते हैं। इन मूर्तियों को ध्यान से देखें और लिटरेचर से इनको समझने का प्रयास करें, तो इन मूर्तियों को समझने के बारे में डिटेल सूचना मिलेगी। अब देखते हैं, कहता है फिगर 11.2, if text and image do not much consider another problem. We have seen that art historians often draw upon textually tradition to understand the meaning of sculpture. While this is certainly a far more the efficacious strategy than comparing Indian image with Greek statues, it is not always easy to use. One of the most intriguing examples of this is a famous sculpture along a huge rock surface in Mahabalipuram, Tamil Nadu. Clearly, figure 4.30 is a vivid depiction of a story. But which story is it? Art historians have scratched through the Purans to identify it, and the sharply divided in their opinions. According to some historians, some feel that this depicts the descent of the river Ganga from heaven to earth. The nature cleft through the center of the rock surface might represented the river. The story itself is narrated in the Puran and the epics. Other historians feel that it represents a story from Mahabharata
Arjun doing penance of the river bank in order to acquiring arms, pointing to central figure of the ascetic. That figure. अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दो जगह दो बातें आ गई। इतिहासकारों ने इनकी व्याख्या दो तरीके से। आप समझ सकते हैं कि इन चीज़ों को समझने में कितनी दिक्कत होती थी, इतिहासकार इसको कैसे समझते थे। साहित्यों से बिंदुओं को उठाना, फिर उसे समझना, फिर उसकी व्याख्या करना, और स्थापत्य वास्तु की कहानियों को, स्कल्पचर में दिखाए गए चीज़ों को एक्चुअल रूप में एक्सप्रेस करना, रिवील करना, निश्चित रूप से एक कठिन काम था जिसको भारतीय इतिहासकारों ने, भारतीय पुरातत्ववेत्ताओं ने बड़े ही सावधानीपूर्वक किया। तो इस तरीके से हमने पूरे चैप्टर को आपको कंप्लीट किया। अगर इस चैप्टर में टाइमलाइंस को भी अगर आप देखें तो टाइमलाइंस में आप देख सकते हैं कि टाइम डिवाइडेड क्या है, कब से कब तक, इन चीज़ों को भी आप जरूर देखें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर पे। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।